11.1 हमारा टॉपिक है और कूलम लॉ इसका नाम है। ये साइंटिस्ट जिसने ये डिस्कवर किया था इसके नेम पे बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पे आपने ना ये ज़रा आपने डेट भी मेंशन करनी है या याद रखनी है। ये कूलम जो साइंटिस्ट है ये आपके प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव में यूज़ होती है। कूलम जो साइंटिस्ट था ये 1736 टू 1805 में इसकी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, द क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस वाज फर्स्ट मेड बाय कूलम। अब बात ये हुई कि दो आपके पास फोर्सेस, दो चार्जेस हैं, एक क्यू है, इसका नाम Q1 रख देते हैं, और एक अनदर चार्ज है, इसको पॉजिटिव कह देता हूँ, ये Q2 है। ये दो चार्जेस हैं। तो कूलम जो साइंटिस्ट था उसने ये कहा या उसने ये आर्ग्यू किया कि जब ये दोनों एक दूसरे को, अभी दोनों मैंने सेम बनाया तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो जब भी कोई फोर्स लगेगी और रिपेल करेंगे, फोर्स लगेगी, तो फोर्स हमें जो कन्वेंशनली हम जिस फोर्स से फेमिलियर है वो किसके बराबर होती है, m/a के। तो वो जो फोर्स ma होगी उसकी कोई ना कोई क्वांटिटी होगी। अब यहाँ पर वो एक फोर्स लगेगी, वो एक्सेलरेट करेगा, मूवमेंट आएगी। तो मैंने फोर्स लगने से क्या होगा, जब इस पे फोर्स लग रही है, कोई भी F फोर्स लग रही है, तो ये क्या करेगा, व्हेन फोर्स विल बी देयर सम फोर्स विल बी एक्सर्टेड इट विल मूव, वो मूव करेगा। जब मूव करेगा तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और स्टार्ट में वेलोसिटी जीरो थी, बाद में कोई ना कोई वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा तो एक्सेलरेशन होगी। और वो फोर्स इनटू एक्सेलरेशन जो है वो हमें उससे हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये कुछ ना कुछ इसकी फोर्स की वजह से इसके ऊपर कोई ना कोई, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है इसकी कोई ना कोई क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे हम F इज इक्वल टू m में से इसकी क्वांटिटी मालूम नहीं कर सकते हैं। जब हम F इज इक्वल टू m a की वजह से क्वांटिटी इसकी फोर्स मालूम नहीं कर सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई ऐसा मेथड निकालेंगे कि ये फोर्स इस पे जो लग रही है, जो इस पे फोर्स लग रही है, इस फोर्स को मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, इस फोर्स को कहते हैं F21। ठीक है, यानी सेकंड ऑब्जेक्ट की वजह से फर्स्ट पे जो फोर्स लग रही है, और इसको मैं कह देता हूँ F12। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वजह से सेकंड पे जो फोर्स लग रही है, नहीं इस पे जो फोर्स लग रही है वो इस Q1 की वजह से, और Q2 पे जो फोर्स लग रही है वो Q1 की वजह से। तो ये जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स की कितनी क्वांटिटी है। अच्छा, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, आर डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान लाई करता है। ये एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं और इनके दरमियान आर डिस्टेंस लाई करता है। और इसकी जो डायरेक्शन है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस की जो डायरेक्शन है वो R12 है, यानी 1 से 2 की तरफ है, इस तरफ से। और ये हमारे पास इसकी लेबलिंग कंप्लीट है। ये हमारे पास, मैंने आपको लेबल कर दी डायग्राम। सबसे पहली चीज इसकी डायग्राम लेबल करनी है। दूसरा, इसका कूलम ने क्या किया कि उसने डिस्कवर किया कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फोर्स। यानी कूलम ने कहा कि ही हैज टू डिस्कवर क्वांटिटी विद सम फार्मूला। जब कूलम ने इसकी क्वांटिटी विद सम फार्मूला डिस्कवर करनी थी, तो वो जो है कूलम ना बना। अब कूलम ने इस मकसद के लिए जो ऑपरेटर्स यूज किया, इसका नाम भी आपके जो है ना, आपने याद रखना है। इसका नाम है टॉर्शन बैलेंस। कूलम परफॉर्म्ड सेवरल एक्सपेरिमेंट, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में उसने क्या किया, उसने ये फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है ये कैलकुलेट करने की कोशिश की, और उसने जो एट द एंड जिससे सक्सीड हुआ, उस ऑपरेटर्स का नाम था टॉर्शन बैलेंस। और टॉर्शन बैलेंस वाज द नेम ऑफ द ऑपरेटर्स व्हिच वाज यूज्ड बाय कूलम टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन होगी या रिपल्जन होगी, तो उसके दरमियान फोर्स कितनी इन्वॉल्व होगी, उस फोर्स की क्वांटिटी कितनी होगी, उसकी आपके पास जो कूलम ने फोर्स के मैग्नीट्यूड मालूम करके दिया। उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद उसने जो उसके एक्सपेरिमेंट्स करके उसके लिए जो इक्विपमेंट यूज किया, उसका नाम टॉर्शन बैलेंस है। और उसने किस लिए किए, उसने उस फोर्स की क्वांटिटी मालूम करने के लिए किए।
कि वो कोई ऐसा फार्मूला डेवलप कर ले जिसकी वजह से ये पता लग जाए कितनी फोर्स है एक दूसरे को एक्सर्ट करते हैं, जब फोर्स पता लग जाएगी तो कितना एक्सेलरेट होते हैं ये पता लग जाएगा। अच्छा, अब ये मैंने रिपल्जन के लिए तो बना लिया, मैंने अट्रैक्शन के लिए नहीं बनाया। मैं ज़रा डायग्राम अट्रैक्शन के लिए भी बना देता हूँ, तो आपको लेबल करना आ जाए और आपको ये समझ आ जाए कि आपने कैसे ये डायग्राम बनानी है फॉर अट्रैक्शन और फॉर रिपल्जन। तो ये आपने क्या करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये अपोजिट चार्जेस हैं। अब फोर्स किस तरफ लग रही है, अट्रैक्शन में लग रही है तो फोर्स इनवर्ड है, और उसी तरह आएगा जैसे पहले हमने लिग मार्क किया था। ये अट्रैक्शन के केस में मैंने बना दिया ताकि आपको जो है वो याद हो जाए कैसे ये अट्रैक्शन केस में बनेगी। ये Q1 है, ये Q2 है, और इस जगह पे R यूनिट वेक्टर वही है जैसे पहले था, R 1 से 2 की तरफ है, लेकिन इसमें फोर्स जो है यहाँ पर F1 × 2 है, और यहाँ पर फोर्स का वेक्टर F2 × 1 है। ये लेबलिंग कंप्लीट हो गई, और इस तरह से आपने ये लेबल करना है। ये मज़ीद आगे जाके ये जो वेक्टर लेबलिंग है ना, ये बड़ी डिटेल से मैं इससे जब इसका वेक्टर फॉर्म में ये लॉ लिखवाऊंगा ना, कूलम लॉ, तो ये मैं लेबलिंग कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ इसको और डायग्राम बनाना सीख लें। अच्छा, कूलम की जो स्टेटमेंट है, उसने कूलम ने अपने एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट है वो एक्सप्रेस किया था एक स्टेटमेंट में। तो उसने कहा था दी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस the magnitude of the forces between 2 points between 2 point charges. The magnitude of the forces between 2 point charges is directly proportional is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely। ये बुक पे आप मार्क भी कर सकते हैं, मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि अब आपके पास फिलहाल बुक नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, ये आप ज़रा, ये मैंने बता दिया, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डेफिनेशन मैं लिख दिया, आपको नोट्स मिलेंगे, आप इसको एज इज रट्टा लगा लीजिएगा। तो मैं इसको अब ज़बानी एक्सप्लेन करता हूँ बजाय के रीड करके एक्सप्लेन करूँ। कि वो ये कहता है कि आपके पास जो है ना, ये जो चार्ज है, ये जो दूसरा चार्ज है, इसके ऊपर जो फोर्स F21 लगेगी, इसके ऊपर जो F12 लगेगी। अब वो कहता है इन जनरली जो बस फोर्स लगेगी किसी पे भी, वो फोर्स की क्वांटिटी क्या होगी। ये आपके पास R है। अब वो कहता है कि ये जो फोर्स लगेगी, वो फोर्स जो है आपके पास प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 के। और वो ये फिर कहता है कि आपके पास वो फोर्स जो है, अच्छा ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर बार लगनी चाहिए, ठीक है। ये अब मैंने वो देख लिया। अब ये मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर लेते हैं ना, तो फिर हम इसके बाद इसको वेक्टर क्वांटिटी में लिख लेंगे। वैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसके बाद वो कहता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेटमेंट नंबर 1, यानी पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट उसने ये दिया कि पहले तो प्रोडक्ट ऑफ क्यू है, दूसरा उसने कहा कि आर स्केयर है, 1/r² है, यानी ये जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस आर था, ये जो डिस्टेंस आर था। फिर उसके बाद क्या आता है, इसको हम अगर कंबाइन कर लें, ये उसका कूलम लॉ है। कूलम लॉ जो है वो डिफाइन हो चुका है, ये दो स्टेटमेंट के एफ इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², ये दो स्टेटमेंट उसने बताई और उसने कहा है कि फिर ये कांस्टेंट लाजिम बात आएगा। ये कांस्टेंट क्यों आता है ये अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कांस्टेंट क्यों आता है, ये टॉर्शन ऑपरेटर्स किस तरह का था। लेकिन इसको अभी फिलहाल हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जब कांस्टेंट को उठाते हैं पहले कंबाइन कर लेते हैं ना, कंबाइन करने के बाद हम इसको ऐड करते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², और इसके बाद F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। ये आपके पास जो है ना वो फाइनल एक्सप्रेशन है, और K की जो वैल्यू है, K कांस्टेंट है, तो देन इधर हमारे पास क्या होगा, K इज इक्वल टू है 9.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अच्छा, ये हमें कैसे पता लगा कि ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये -2 है। अगर मैंने के की यूनिट डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, इस फार्मूले से अगर मैं देखूं तो एफ इज इक्वल टू के Q1 है तो आर स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, के इधर ही रहने दूंगा, तो के इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 है। तो एफ का यूनिट न्यूटन है, आर स्क्वायर का यूनिट मीटर स्क्वायर है, और Q1 Q2 का सी इंटू सी है वो सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो यूनिट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ये इसका यूनिट है, और कांस्टेंट की वैल्यू उसने बता दी है। ये हमारे पास जो है वो डिफाइन हो गया। अब के किस पे डिपेंड करता है, यानी कांस्टेंट जो है वो हमेशा ये बताया जाता है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ये भी बताया जाता है कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है। के डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल बिटवीन चार्जेस। ये चार्जेस के दरमियान जो मटेरियल है उससे डिपेंड करता है, यानी ये चार्ज है और ये चार्ज है, इसके दरमियान जो मटेरियल है ना इस पर डिपेंड करता है। इस वक्त ये जो के की वैल्यू हमने निकाली है ना, ये कांस्टेंट की वैल्यू, ये जो अभी हमने लिखी है, ये लिखी है फॉर वैक्यूम, ये वैक्यूम के लिए। अगर इसके दरमियान दो चार्जेस के दरमियान एयर ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ वैक्यूम हो, तो वो जो उसके दरमियान के की वैल्यू होगी वो 9.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम स्क्वायर होगी। तो अगर वैक्यूम हो, अगर इधर एयर हो तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी कन्वेंशन थी कि ये के क्या चीज़ है। अब इसके बाद हमारे पास के की वैल्यू डिफाइन होगी। Q1 Q2 किस पे डिपेंड करते हैं कि कितने चार्जेस हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। Q1 पे अगर 10 नंबर ऑफ हैं, 20 नंबर हैं, 30 नंबर हैं, कितनी क्वांटिटी है, 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, 1 बिलियन है, क्वांटिटी कितनी है। Q2 पे क्वांटिटी कितनी है, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। अब ये ज़रा थोड़ा सा ये है टॉर्शन ऑपरेटर्स कैसे होता है, और इसमें यह भी समझ लें कि टॉर्शन ऑपरेटर्स जो है वो अगर किस तरह का होता है, और ये आपके पास कैसे कूलम ने कंक्लूड किया था। ये टॉपिक अभी जो बुक में लिखा हुआ मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है। टॉर्शन ऑपरेटर्स कैसा ऑपरेटर्स था, ये ज़रा समझ लें। ये कूलम का पहला टॉपिक मैंने बताया, इसमें मैंने वेक्टर फॉर्म में अभी नहीं लिखा, और मैं ये वेक्टर फॉर्म में नेक्स्ट टॉपिक में लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं टॉर्शन ऑपरेटर्स बताना चाह रहा हूँ कि Q1 एंड Q2 जो हैं दीज आर पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कुछ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स को, कि ये पॉइंट चार्ज जो है Q1 और Q2 जो है वो पॉइंट चार्जेस हैं। अच्छा, पॉइंट की अगर डेफिनेशन की जाए ना, तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, पॉइंट इज समथिंग विच हैज, जिसकी जो है वो एक्स डायमेंशन में वैल्यू जीरो, एक्स में कोई वैल्यू ना हो, वाई में भी वैल्यू जीरो एंड जेड में भी जीरो, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती पॉइंट की। जबकि लाइन जो होती है ना, यानी ये पॉइंट की बात हो रही है, जबकि लाइन जो होती है उसकी सिर्फ एक्स में कोई वैल्यू होती है, लेकिन वाई उसकी कोई विड्थ नहीं होती और उसकी कोई हाइट नहीं होती।
इसी तरह से आपके पास एरिया क्या होता है, इसकी एक्स में कोई डिमेंशन होती है, यानी कोई वैल्यू होती है, वाई में कोई वैल्यू होती है, और जी एक्सिस में इसकी कोई, यानी तीसरा एक्सिस इसका इम्पटी होता है। यानी जिसका जो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एक्स और वाई में कोई वैल्यू हो वो एरिया होगा, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी सिर्फ एक एक्स एक्सिस में या सिंगल एक्सिस में हो तो वो आपके पास लाइन होगी, और ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई एक्स और वाई और जी तीनों में कुछ ना हो तो वो आपके पास क्या होगा, पॉइंट होगा। ये ओनली एक्स एक्सिस अलोंग है। और ये वॉल्यूम क्या होता है, वो आपके पास ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी, यानी ये 3D ऑब्जेक्ट कहलाता है, ये 2D कहलाता है, ये 3D कहलाता है, ये लीनियर कहलाता है, ये लाइन वाला जो है आपके वो लीनियर कहलाता है। वॉल्यूम क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू वैल्यू होगी, वाई में सम वैल्यू होगी, एंड जेड में सम वैल्यू होगी। अच्छा, अब देखा जाए चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज से क्या मुराद है, इसकी क्या नहीं, इसका मतलब एक्स वाई और जी में कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास चार्ज जो है वो प्रोटॉन पे लाई करता है। तो प्रोटॉन एक पार्टिकल है जो उसके ऊपर चार्ज लाई करता है, तो वो उसका एक्स वाई और जी में कोई तो डायमेंशन होगी, ये तो वॉल्यूमेट्रिक जब पॉइंट है, और वो काफ़ी बड़ा है, 1840 टाइम्स बड़ा भी है इलेक्ट्रॉन। अच्छा चलो, इलेक्ट्रॉन की बात करें वो छोटा ज़रूर है लेकिन उसका भी कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो इसकी भी जो है आपके पास कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी। तो अब जो आपके पास प्रोटॉन है या जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये तो वॉल्यूम में आने चाहिए, ये पॉइंट में तो नहीं तस्वुर होने चाहिए। ये क्यों पॉइंट चार्ज तस्वुर होते हैं, ये एक शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ जाता होता है। ये क्यों पॉइंट तस्वुर होने चाहिए, ये शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ जाता है, और वो इस वजह से होता है कि Q1 जो है और Q2 जो है वो इतना ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। ये बेशक आपका इसका कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है लेकिन इसका रेडियस वो वेरी वेरी लेस देन दी, ये रेडियस आर जो है ना वो रेडियस है, आर ए लिख देता हूँ, वेरी लेस देन दी डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। ये जो दो चार्जेस है ना इनका ये डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है उसके मुकाबले में, इनके रेडियस के मुकाबले में, तो इसलिए दे आर, सो दे आर considered as point charges। इसलिए ये पॉइंट चार्जेस कंसिडर होते हैं। तो अब आपके पास इनका एरिया बहुत बहुत छोटा होता है जिस वजह से ये क्या कहलाते हैं, पॉइंट चार्जेस कहलाते हैं। अब ये तो हमें पॉइंट चार्जेस का डिफाइन हो गया कि पॉइंट चार्जेस क्या चीज़ है, कि इनका इनका वॉल्यूम की वॉल्यूम तो है लेकिन इनका रेडियस इतना छोटा है कि वो आर के मुकाबले में ना होने के बराबर है, यानी इतना ज़्यादा छोटा है। बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से क्या हो जाता है, वो आपके पास बहुत ज़्यादा छोटा होने से आप उसको क्या तस्वुर करते हैं कि पॉइंट चार्ज है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, ये प्रोटॉन है, इसका जो रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, किससे, इस दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, तो इस वक्त ये एज अ पॉइंट तस्वुर होगा। वी विल निगलेक्ट आर ए, यानी हम रेडियस का जो इसका एरिया वो हम निगलेक्ट कर देंगे, वो हम निगलेक्ट कर देंगे। अच्छा, अब दूसरा टॉर्शन ऑपरेटर्स क्या चीज़ है। ठीक है, मैं आपको चाहता हूँ कि मैं एक्सप्लेन करूँ कि टॉर्शन ऑपरेटर्स क्या है। टॉर्शन बैलेंस क्या है और कैसे काम करता है। टॉर्शन बैलेंस जो है वो ऐसा ऑपरेटर्स था जिसमें एक जो रॉड था सेंटर में, और इस पे ये Q1 फिक्स था, क्यू Q2 लगा हुआ था, और इस ऑपरेटर्स में ये ऊपर से लटक रहा था और इसमें यूं इस तरह लगा था। दूसरा Q1 इस जगह पे था। अब ये जो है ना ये इधर रोटेट कर सकता था, यानी ये जिस सिलेंडर में रखा गया था ना उसमें Q1 इस जगह पे रखा गया था, और ये ऊपर से यहाँ से लटका के
इसको इस तरह से लटकाया गया था Q2 को, तो ये रोटेट कर सकता था। यानी ये इस तरह से आप Q1 इधर मौजूद है और इधर जो है ना Q2 मौजूद है, लेकिन Q2 को हमने किसी चीज़ से इस तरह से बांधा लीवर पे, वैसा कर लिया। अब ये करीब आएगा तो इधर आ जाएगा, यानी इस जगह पहुंच जाएगा, और दूर जाएगा तो ये इधर चला जाएगा। तो ये इस जगह पे जो रोटेट कर सकता है, तो ये जो रोटेट कर सकता है, ऐसा ऑपरेटर्स की अरेंजमेंट जो है ना वो टॉर्शन बैलेंस था। अब ये कैसे काम करता था कि सबसे पहले कूलम ने क्या किया, कूलम ये जानता था कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, वो आर जानता था, ये कर्व पाथ हो जानता था। तो कूलम ने क्या किया कि सबसे पहले उसने Q1 को फिक्स क्वांटिटी रख दी है, इलेक्ट्रिसिटी वायर, इलेक्ट्रिक वायर की मदद से उसने Q1 जो है ना फिक्स कर दिया, और Q2 को जो है ना उसने चेंज करना शुरू किया। Q2 को उसने पहले 1 रखा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रखा, बस जितना भी रखा वो एक अलग बात है, लेकिन उसने 1 इलेक्ट्रॉन, या इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन, फिर उसने 20 इलेक्ट्रॉन, फिर 30 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से उसने Q1 Q2 की वैल्यू इंक्रीज की। और उसने देखा कि जैसे जैसे वो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू इंक्रीज करता है, तो ये जो रिपेल होते हैं दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से रिपेल होते हैं, दूर जाते हैं। और वो जैसे ही वैल्यू चेंज करता था तो वो साथ में Q1 Q2 की जो पोजीशन है वो मार्क करता था, आर को रिकॉर्ड करता था कि पहले क्या है, और थोड़ी देर बाद जैसे ही वो चेंज करता था तो वो रिकॉर्ड करता R2 क्या हुआ है। तो वो डिस्टेंस रिकॉर्ड कर लेता था कितना चेंज आ रहा है। अब वो क्या करता था कि उसका उसने ग्राफ बना लिया, उसने ग्राफ बनाया कि जैसे जैसे वो Q1 बढ़ाता है, Q1 की वैल्यू बढ़ाता है, तो जो उसको वो जो एक्सेलरेशन है उसकी डबल होती है। तो वो एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स जो है वो, मास तो फिक्स है, फोर्स इक्वल टू एम है, मास फिक्स है, तो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के साथ। तो आपके पास जब Q1 उसने 10 रखा, तो इधर था आपके पास जो है ना वो एफ फोर्स इधर थी। जब Q1 जो Q2 उसने डबल किया, तो उसके बाद वो फोर्स इतनी होगी, यानी एक्सेलरेशन डबल होगी। उसके बाद जब 3 गुना किया Q3, तो फिर ये डबल होगी। तो इस तरह करते करते उन्होंने ये सारे प्लॉट्स ड्रा किया, तो उसने ये देखा कि ये सारा स्ट्रेट लाइन में जाता है। इसका मतलब है कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू है Q2 के। सेम उसने Q2 को फिक्स करके Q1 के साथ किया, तो उसने एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 भी डिस्कवर कर लिया। अब इससे अगली डिस्कवरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, यानी ये चीज़ डिस्कवर करना बहुत आसान है टॉर्शन ऑपरेटर से, कि आप मसलसल Q2 की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं और एफ की वैल्यू काउंट करते जा रहे हैं। एफ की वैल्यू एक्सेलरेशन से काउंट हो रही है, एक्सेलरेशन कैसे निकल रही है, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम स्टॉपवॉच, डिस्टेंस और टाइम कैलकुलेट करने के बाद आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको ये पता लगता जाएगा कि कितना चेंज आ रहा है। तो उससे आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन और मास आपको ऑलरेडी पता होता है इसका, वो मल्टीप्लाई करने के बाद आप जो है वो ये आपने ऊपर बना लिया। लेकिन जब उसने डिस्टेंस जो जहां से वो जब वो स्टार्ट करता था, स्टार्ट डिस्टेंस, यानी जो उसने Q1 Q2 रखा हुआ था, उसका स्टार्टिंग डिस्टेंस उसने चेंज किया, और कुछ चेंज नहीं किया। हर बार Q1 को उसने 10 ही रखा हुआ था और Q2 को भी उसने 10 ही रखा हुआ था। लेकिन पहले उसने R1, पहले उसने क्या किया, ये फोर्स है, पहले उसने यहाँ पे रख के जो है ना, पहले उसने शुरू किया तो उसने देखा कि एफ की वैल्यू इतनी है, जब आर करीब है तो उसने निशान लगा लिया, यहाँ पे फर्ज करने निशान लगा दिया। थोड़ा टाइम के बाद उसने आर को 1 से बढ़ाकर, इसको यहाँ पे से बढ़ा के इसने इसको Q2 को इधर मूव कर दिया यहाँ से। तो इसको जब उसने आर को यहाँ पे 2 कर दिया, तो देखा उसने कि यहाँ पे आ रहा है। फिर उसने जब 3 किया तो उसने देखा कि वो यहाँ पे आ रहा है। जब उसने 4 किया तो देखा उसने यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आया 2 पे, 3 पे उसने किया तो यहाँ पे आया। तो इसमें क्या था कि इसमें इस तरह की कर्व थी, यानी ये स्ट्रेट लाइन नहीं था, इट वाज कर्व ग्राफ। तो जो आपके पास कर्व ग्राफ होते हैं ना, अब मैं इधर ही कोशिश करता हूँ पूरा कर दूं,
कि जो कर्व ग्राफ होते हैं ना, मिसाल के तौर पे आप असाइनमेंट में थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा कि अगर आप ये ग्राफ बनाएं कि x इज इक्वल टू वाई स्केयर, ऐसा ग्राफ बनाएं, x इज इक्वल टू 1 पुट करें, y की वैल्यू निकालें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा ना वो इस तरह का मिलेगा, क्यों। और अगर आप रेसिप्रोकल का बनाए ना ग्राफ, यानी आप इधर रेसिप्रोकल का मैं इधर लिख देता हूँ, अगर आप x इज इक्वल टू 1/y² का ग्राफ बनाए तो आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। आप ट्राई कर लीजिएगा, x की 1, 2 एंड 3 वैल्यू पुट करके देख लीजिए। तो ये जो इसने इस बेस पे ये कैलकुलेट किया कि ये जब वो ये जो कर्व ग्राफ आता है, क्योंकि इसका रिलेशनशिप जो है वो आर के स्केयर के साथ है, यानी उसने इस ग्राफ के डाटे को इस आर स्केयर के यानी 1/x, यानी उसने इस जो ग्राफ का डाटा आया ना एफ, उसके पास क्या डाटा आया, ये मैं इधर लिख लेता हूँ, अगर मेरे पास जगह बचती है तो यहाँ पे जगह कुछ ना कुछ होगी। ये उसने जो ग्राफ का डाटा आया ना वो था एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये उसने इस एफ के साथ जो 1/r² का ये जो एफ का जो और आर का जो ग्राफ बना रहा था ना, वो मैच कर रहा था एक्स इज इक्वल टू 1/y² के ग्राफ के साथ। तो उसने कहा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी स्केयर के साथ है। तो ये इस बेस पर उसने कैलकुलेट कर लिया। अब जो कांस्टेंट कैसे आप डिस्कवर होता है, या कांस्टेंट क्यों किसी ऑब्जेक्ट में आता है, ये मैं उन बच्चों के लिए थोड़ी एफर्ट ज़्यादा कर रहा हूँ जो ज़रा ज़्यादा डीपली समझना चाहते हैं या डीपली पढ़ते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर आप किसी कांस्टेंट 1 से मल्टीप्लाई करें ना, तो वो 45 डिग्री पे, यानी दोनों चीज़ों के दरमियान जो प्रोपोर्शन है ना वो इक्वल है। फजाल के तौर पे एफ जो है यहाँ पे इज इक्वल टू Q1 Q2 है, तो इसके साथ के Q1 Q2 लगाते हैं, यानी अगर आपके पास y इज इक्वल टू सी एक्स है एंड सी 1 है, तो इसका मतलब उनके दरमियान 45 डिग्री एंगल है, यानी वो y जितना बढ़ता है उतना ही x बढ़ता है। अगर y इज इक्वल टू से 1 की जगह पे डबल है, यानी ज़्यादा है, बड़ी वैल्यू है 1 से, तो 2x है, तो इसका मतलब है कि y जो है वो थोड़ा बढ़ता है लेकिन x डबल हो जाता है। इसका मतलब लेस देन 45 डिग्री एंगल है, ग्राफ जो 45 डिग्री से लेस है, नीचे की तरफ है, कि y में चेंज जो है वो थोड़ा आता है लेकिन x में जो है ना डबल आ जाता है। और अगर y इज इक्वल टू आपके पास क्या है, अगर y इज इक्वल टू आपके पास y इज इक्वल टू 1/2x है, तो क्या होगा, इन्वर्सली हो जाएगा कि आपके पास यहाँ पर यूं आ जाएगा, यानी 45 डिग्री से अबव है। तो 45 डिग्री के लिए सी यानी कांस्टेंट जो होता है 1 होता है, लेस देन 45 डिग्री के लिए कांस्टेंट जो आपके पास लेस देन 45 डिग्री के लिए आपका कांस्टेंट बढ़ा होता जाता है, मल्टीपल में आता है, और उससे ज़्यादा कम हो जाए, अगर आपके पास कांस्टेंट रेसिप्रोकल में आ जाए, 1 ओवर में आ जाए, तो वो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिवाइड हो रही है, यानी वो 45 डिग्री से अबव हो रहा है। तो ये जो है वो इस तरह से के डेवलप होता है। ये थोड़ा मैथमेटिक्स था। इसके टॉपिक जो है ना, आपका स्लोप के टॉपिक से आपको ये मजीद, जो बच्चा मैथ के जो मैंने मेडिकल वाले बच्चों के लिए बता दिया, ये मेन बेसिक्स बता दी। जो अब मैथमेटिक्स के हैं उनको ये स्लोप के टॉपिक में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि स्लोप कैसे निकलता है और ये क्या चीज़ होती है, और हम आगे अगले टॉपिक्स में आके स्लोप को पढ़ेंगे। तो ये टॉर्शन ऑपरेटर्स मैंने बता दिया, ये पूरा जो है वो कूलम लॉ भी बता दिया, ये अभी तक मैंने विदाउट वेक्टर बताया है। इसके बाद नेक्स्ट में मैं कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, नेक्स्ट टॉपिक है। अभी मैंने पेज नंबर 4 तक आपको पढ़ाया है, और पेज नंबर 5 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँ।